Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study about relative motion in projectiles. तो रिलेटिव मोशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब रिलेटिव मोशन को हम प्रोजेक्टाइल्स में कवर करेंगे, मतलब दो प्रोजेक्टाइल्स आपस में किस तरह से रिलेटिव मोशन करते हैं, उनका मोशन क्या है, उनका पाथ क्या है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल के लिए दूसरे पार्टिकल का पाथ, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे हम निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। अब आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को तो प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पर जो θ1 है और स्पीड क्या होगी भाई, u1 हो गई आपकी स्पीड। तो ये पार्टिकल क्या, मान लीजिए इस तरह से इसका जो मोशन हुआ, एक तो हुआ ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से, ठीक है भाई, और एक और है दूसरा प्रोजेक्टाइल जो इस तरह से होता है, आगे पीछे कहीं भी गिर सकता है, जरूरी के पास में गिरेगा उसके। ये जो वेलोसिटी थी इसकी, दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी थी u2 और जो उसका एंगल था फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वो था θ2, और जो पहला वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो है u1 और इसका जो एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वो है θ1। तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पाथ पर मोशन करेंगे, क्या तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये सारी बातें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे आएगा रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो u1 के हम कंपोनेंट कर लेते हैं भाई। u1 क्या है, स्टार्टिंग में ऐसे ही तो है, तो u1 क्या है, θ1 एंगल पर है और इसकी वेलोसिटी u1 है, तो ये आ जाएगा आपका u1 cos θ1 और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा u1 sin θ1। क्लियर होगी बात। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो u1 वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम u2 के कंपोनेंट करते हैं जो θ2 एंगल पर है, तो एक तो कंपोनेंट आ जाएगा u2 cos θ2 और एक आ जाएगा u2 sin θ2। तो u2 वेक्टर आ गया आपका u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया आपके पास दो वेलोसिटी u1 वेक्टर और u2 वेक्टर, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो आएगा, देखिए दोनों ही पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी तो काम करेगी, और दूसरा तो कोई फोर्स होता नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसके अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, चाहे किसी भी एंगल पर आप फेंको, चाहे किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंको, जो आपका एक्सेलरेशन है वो होगा टुवर्ड्स माइनस y एक्सिस, और जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, g के बराबर। तो a1 वेक्टर आपका आ जाएगा माइनस g j कैप, और सिमिलरली जो आपका a2 वेक्टर आएगा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस g j कैप। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम निकालते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्या निकाले भाई, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर हम निकालें इन दोनों का, तो a21 वेक्टर जो आएगा वो आएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। तो जो एक्सेलरेशन सेकेंड पार्टिकल का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल वो आपके सामने लिख दिया है मैंने, a21 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं भाई।
A2 वेक्टर क्या है, माइनस जी जे कैप, माइनस माइनस जी जे कैप, कितना आ जाएगा भाई, 0। क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो A21 वेक्टर क्या आ गया, 0 वेक्टर। इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। अब इसका मतलब हो गया ये भाई, जो अगर हम क्या करते हैं इसमें, आप एक पार्टिकल पर बैठ जाओ और दूसरे पार्टिकल के मोशन को देखिए। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, तो क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है सेकंड पार्टिकल को। मतलब फर्स्ट पार्टिकल पर अगर आप बैठ जाओ और सेकंड पार्टिकल को देखो, यहाँ पर दो है अपने पास, दो पार्टिकल्स फायर किए गए, तो किसी भी छोटे जानवर को, मान लो चींटी को आपने बैठा दिया किस पे, फर्स्ट वाले पार्टिकल को आपने, फर्स्ट वाले पार्टिकल पर आपने चींटी को बैठा दिया और उससे कहा देखो भाई सेकंड पार्टिकल किधर जा रहा है, तो वो देख रही है फर्स्ट पार्टिकल पर बैठ के सेकंड पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस पाथ पर मूव करेगा। तो उसने क्या पाया कि फर्स्ट पार्टिकल पर जब चींटी को बैठाया गया तो उसने देखा सेकंड पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है भाई, 0। और एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब होता है जो भी वेलोसिटी होगी उसकी इनिशियल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं U21 वेक्टर क्या है। U21 वेक्टर क्या आएगा भाई, U2 वेक्टर माइनस U1 वेक्टर, बोलिए आएगा नहीं आएगा। U21 वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, U21 वेक्टर आपका हो जाएगा U2 cos थीटा 2, और ये माइनस लगा हुआ है, सीधे माइनस लगाते हैं, U1 cos थीटा 1 आई कैप, एक साथ एक लाइन थोड़ी शॉर्ट कर दिया मैंने, दोनों की वैल्यूज मैंने लिखी है, आप इनको वैल्यू आप पुट करके उसके बाद कॉमन लेना, ठीक है भाई। प्लस U sin थीटा 2 माइनस U2 sin थीटा 2 माइनस U1 sin थीटा 1 जे कैप, ठीक है नहीं। तो ये आ गया आपका U21 वेक्टर। अरे ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका U21 वेक्टर। अब U21 वेक्टर देखिए एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो U21 वेक्टर जो भी रहा होगा भाई, U21 वेक्टर जो भी रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर बैठते हैं फर्स्ट पार्टिकल पर, तो सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो इतनी निकल आई, और एक्सेलरेशन जो आ रहा है फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकंड पार्टिकल का वो आ रहा है 0। का मतलब हो गया कि फर्स्ट पार्टिकल पर अगर आप बैठ के देखते हो सेकंड पार्टिकल को, तो सेकंड पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखता, और जब उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा तो उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। तो हमेशा जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर रहेगी, इसी के बराबर रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में, ठीक है। ये आ गया आपके रिलेटिव चीजें दोनों। अब क्या लिखोगे इसमें, एज एक्सेलरेशन ऑफ second particle with respect to first particle is 0, है ना। A21 is equal to क्या है, 0। hence velocity of second particle with respect to first particle, with respect to first particle remains unchanged, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए कैसे हुआ होगा, फिगर क्या बनेगा। अगर फर्स्ट पार्टिकल को हम यहीं पे रोक लेते हैं, फर्स्ट पार्टिकल आपका यहीं रुक गया है, अब वो सेकंड पार्टिकल जाते हुए देखे तो किधर जाते हुए दिखेगा, देखो सेकंड वाला पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, देखिए ये है U21 वेक्टर, है ना। फर्स्ट वाले पार्टिकल को आपने रोक दिया, वो तो रुक के दिखेगा वो सब केवल, उसको इसका मोशन खत्म, ये तो रुक गया। जब इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो रुका हुआ मानना पड़ता है आपको, तो इसको रुका हुआ मानो थोड़ी देर के लिए, ये रुका हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, अगर ये रुका हुआ है तो आपको क्या दिखेगा कि सेकेंड वाले की जो वेलोसिटी है, फर्स्ट वाले पार्टिकल को आपने रोक लिया, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया। अब सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जो आ रही है U21 वेक्टर, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी,
u21 वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में तो आ जाएगी। यहां पर कंपोनेंट आएगा उसको हम बोल देंगे u21x, ठीक है, u21x, और इसे क्या बोल देंगे भाई u21y। तो इसमें u21y क्या है, u21y आपका ये पूरे को हम बोलेंगे u21y, क्या बोल देंगे भाई इसको u21y। ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे हम, इसको हम बोल देंगे u21x। तो अब फर्स्ट वाले पार्टिकल को सेकंड वाला जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ दिखेगा भाई, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो ना तो वैल्यू बदलती है वेलोसिटी की और ना उसकी डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है। सेकंड पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, ऐसा, किस पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पर। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल को सेकंड वाला पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर जाता हुआ नजर आएगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी जो इसके बराबर होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये थी भाई इसकी बात जो हमें समझनी थी। तो अब हम इसे देते हैं बेटा और ये बात लिख देते हैं जो मैंने आपको अभी बोली है, ठीक है। ऐसे आपको फर्स्ट पार्टिकल का भी मोशन नजर आएगा सेकंड पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे ये बात जो मैंने आपको बताई, नोट में क्या लिखोगे भाई, द मोशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल will be along a straight line with uniform velocity u21 vector। ये बात आपको ध्यान, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ऐसे आपको दो पार्टिकल दे देगा, पूछेगा बताओ फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए सेकंड वाला पार्टिकल किस पाथ पर चलता हुआ नजर आएगा, तो बोलोगे स्ट्रेट पाथ पर। दो प्रोजेक्टाइल जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फेंके जाते हैं तो एक को दूसरे का जो पाथ नजर आता है वो होता है स्ट्रेट पाथ, दूसरे को जो पहले का नजर आएगा वो भी होगा स्ट्रेट पाथ। बस इसकी वेलोसिटी u21 वेक्टर आएगी तो उसकी आ जाएगी u12 वेक्टर। अगर हम सेकंड पर बैठकर फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें फर्स्ट भी एक स्ट्रेट पाथ पर ही जाता हुआ नजर आएगा विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u12 वेक्टर आ जाएगा। बस वहां पर क्या आ जाएगा भाई u12 वेक्टर। ये बहुत काम की चीज थी जो हमने अभी सीखी, क्या कि अगर एक प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए जाएं और किसी एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ पर नहीं चलता, ये पैराबोलिक पाथ पर चलते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। इसका पाथ पैराबोलिक है और इसका पाथ भी पैराबोलिक है। किसके रिस्पेक्ट में पर ये है भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम देखें कि एक दूसरे के लिए इनका जो पाथ है वो कैसा है, तो एक दूसरे के लिए इनका पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 1 नंबर का नहीं आता। तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आप इसलिए इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो अगर पूछता है कि जो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट वो क्या रहेगी, तो किसी भी इंस्टेंट एट एन इंस्टेंट, मैंने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी, यही रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होगी। समझ गए, नोट कर लें, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से है कि आपको दे रखे हैं दो पार्टिकल, हाँ, इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा, दो प्रोजेक्टाइल का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि दोनों का एक जी होता है और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब एक को हम रोकते हैं तो फिर दूसरे उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ता है। जी इसका नीचे की तरफ था, इसको ऊपर देखेंगे 0, तो इसमें भी आ जाएगा ऊपर, इसका भी 0 हो जाएगा।
तो अगर दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो वो एक दूसरे के लिए रुके हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में और सेम वैल्यू होता है तो एक दूसरे के लिए उनका एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाए, एक जो प्रोजेक्टाइल है अपने पास, क्या है? प्रोजेक्टाइल जो है अपने पास, इसको मैंने फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या है इसका? 37 डिग्री। एक को मैंने फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एंगल क्या है भाई? इसका एंगल आप मान लो, आपका एंगल दे रखा है 53 डिग्री। क्या दे रखा है? 53 डिग्री। 37 और 53 डिग्री की वैल्यू अगर आपको निकालनी, तुरंत आप एक ट्रायंगल बना लिया करो। ट्रायंगल में यहाँ पे लिख देना है 4, यहाँ पे लिख देना है 3, यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ पर जो एंगल बनता है 37, यहाँ पर जो बनता है 53। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो 3, 4, 5 की होती है उनमें 37 और 53 का ही एंगल पाया जाता है। तो ये याद कर लो हमेशा के लिए, आपको दी नहीं होंगी वैल्यू, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अभी आपको बताया था क्या कि टाइम पर तो डिपेंड ही नहीं करती है आप पर रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है भाई? जीरो है। इसके लिए करोगे क्या आप? देखो ऐसे करो, तुरंत आप निकाल दोगे पहले u12 फर्स्ट पार्टिकल निकालना है ना, तो u12 वेक्टर निकालते हैं पहले। अब u12 वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? u12 वेक्टर कैसे निकलेगा? तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको इधर बना लेते हैं पहले फिगर। मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है भाई, और ये स्पीड क्या थी? 10, ये तो है u1, और ये क्या है आपकी u2। तो 10 cos 37 आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूं। cos 37 की जो वैल्यू आती है ये आती है 4/5, sin 37 की आती है 3/5, cos 53 की आती है 3/5 और sin 53 की आती है 4/5। इसी ट्रायंगल से आप देख लो, ठीक है। तो 10 इंटू क्या आ जाएगी? 37 है, 4/5, इधर क्या आ जाएगा कंपोनेंट? 10 इंटू 3/5 sin 37। क्लियर हो गई बात? ये तो आ गए u1 वाले कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट आ गए? u1। तो u1 वेक्टर क्या आ जाएगा भाई? u1 वेक्टर आपका आ जाएगा 5 × 10 4 8 आई कैप, इधर आई कैप है, उधर क्या आ जाएगा? 5 × 10 3 6 जे कैप। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल क्या है इसका? एंगल है 53 डिग्री। इसको हमने u2 बोल रखा है। यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या है? 20 × 3/5। यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा? 20 × 4/5। ट्रायंगल वहां सामने बना है, वैल्यूज लिख दी है मैंने, वहां से देख लो भाई। तो यहाँ से u2 वेक्टर क्या आ जाएगा भाई? u2 वेक्टर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 5 4 तो 12 आई कैप। यहां से क्या जाएगा? 16 जे कैप, 16 जे कैप। u12 वेक्टर अगर हम देखते हैं तो u12 वेक्टर क्या होता है भैया? u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। u1 वेक्टर की वैल्यू देखो, u1 वेक्टर की वैल्यू क्या है? 8 आई कैप, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? -12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। ये आ गया आपके पास u12 वेक्टर। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। अब बात कर लेते हैं a12 वेक्टर की। तो मैंने अभी आपको कहा था दोनों प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? देखिए अगर a1 वेक्टर कितना आएगा? a1 वेक्टर क्या आएगा भाई? -g जे कैप। और a2 वेक्टर भी कितना आएगा?
माइनस जी जे कैप, क्यों? दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है, तो माइनस जे कैप होगी डायरेक्शन, और जी रहती है वैल्यू, है कि नहीं? तो भैया क्या आ जाएगा, a21 वेक्टर निकाल, a12 वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, आ जाएगा 0 वेक्टर। तो यहां से जो a12 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, v12 वेक्टर इज इक्वल टू u12 वेक्टर प्लस a12 वेक्टर मल्टीप्लाई t। तो ये सीधे किसके बराबर आ गया, u12 वेक्टर। ये जो लिखा था मैं नोट में भी कि हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, जो ये रहेगी वो हमेशा किसी भी टाइम पर निकालो तो जीरो आएगा ना, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ये तो जीरो का टर्म इधर वाला, तो u12 हमेशा किसके बराबर आएगा, v12 के बराबर। इसीलिए मैंने कहा था वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ये तो लिखा था नोट में। तो अब सीधे आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका, ये लिखा हुआ u12 वेक्टर, कितना u12 वेक्टर माइनस, ये हो गया आपका माइनस 4i कैप, ये कितना हो गया माइनस 10j कैप, ये आ गई आपकी v12 वेक्टर। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स में दिखाना चाहें तो आप इसको कोऑर्डिनेट्स में भी दिखा सकते हो। किस तरह से दिखाओगे भैया, तो यहाँ पर ऐसा बना लो, ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो -4 तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, और -10 मान लीजिए आपका यहाँ का एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया -10j कैप, ये हो गया -4i कैप। तो जो इन दोनों को मिलाएगा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका ये वाला जो वेक्टर है, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे v12 वेक्टर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी में एक और टॉपिक है, कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, टू प्रोजेक्टाइल्स। तो दो प्रोजेक्टाइल आपस में टकराते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना आपको ये चीज। एक तो मान लीजिए आपके पास पार्टिकल यहां पर है और दूसरा पार्टिकल मान लीजिए आपके पास यहां पर है, ठीक है भाई। इसको मैंने फेंक दिया u2 स्पीड से u1 स्पीड से θ1 एंगल पर, और दूसरे वाले को मैंने कर दिया प्रोजेक्ट है u2 स्पीड से θ2 एंगल पर। क्लियर होगी बात। अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि आपस में टकराएंगे। मेरी बात ध्यान सुनेंगे सही बच्चे। दो तरह से मैं आपको एक ही बात को समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ भी जाएगी, ठीक है। दो तरीके इस बात को समझने के, तो फर्स्ट जो मेथड है समझने का पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है भाई कि t बराबर 0 पर दोनों स्टेज दे इनिशियली। अब अगर ये आपस में टकराते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट पर आकर टकराते हैं, ठीक है, तो जब ये टकराएंगे तो देखिए क्या होगा भाई, ये आया मान लीजिए इस तरह से और ये आया मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और दोनों यहां पर आकर गए टकरा, दोनों यहां पर आकर क्या हुए, टकरा गए। अब जब दोनों यहां पर आकर टकराएंगे, देखो ध्यान से क्या होगा, दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है ये यहां से यहां तक t टाइम में आया और ये भी यहां से यहां तक टाइम t में आ गया। t टाइम बाद यहां पर था और t टाइम बाद यहां पर था, है कि नहीं। तो अगर इन दोनों को टाइम t लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, भाई 0 पे स्टार्ट किया, सेम टाइम में जब एक जगह पर मिलेंगे तभी तो कोलिजन होगा। तो कोलिजन जब होगा तो टाइम दोनों के बराबर होगा, तो कंफर्म बात है स्टार्टिंग इसकी भी 0 से और इसकी भी 0 से, और टक्कर होगी तो साथ में होंगे एक जगह पर, ठीक है। तो सेम टाइम में यहां से यहां तक आएगा और सेम टाइम में यहां से यहां तक आएगा। अब क्या दिख रहा है आपको, अब क्या दिख रहा है कि जो दोनों के y कोऑर्डिनेट है वो सेम है। अरे भाई इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा टाइम t पर वही तो आएगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो भी यही आएगा। अगर दोनों के y कोऑर्डिनेट अलग अलग हुए तो टकराएंगे नहीं है। मान लीजिए ये नीचे होता और ये ऊपर होता, एक ही टाइम पर आमने सामने थे, पर टकराते थोड़ी, फिर निकल जाते आसपास, बिना टकराए निकल जाते, ठीक है। या फिर ये ऊपर होता ये नीचे होता, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम ना होते तो फिर टक्कर नहीं होती। तो अगर दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम नहीं हुए तो टक्कर भी नहीं होगी, कंफर्म बात है, ध्यान रखनी इस बात पे, ठीक है। तो फॉर कोलिजन the y coordinates of both particles must be same at the
सेम इंस्टेंट। भाई इसी एक ही इंस्टेंट पर दोनों के जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। भैया कब सेम होंगे ये भी समझे। अब सेम कब होंगे देखते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो अगर हम देखें इसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा जो हो जाएगा u1 sin θ1, इसका आएगा u cos θ1, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर u2 cos θ2 और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा भैया यहाँ पर इस जगह पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा u2 sin θ2। ठीक है भाई। अब देखो इस वाले पार्टिकल को जो y के रोंग चला रहा है वो कौन है, u2 sin θ2, और इसको चला रहे हैं वो कौन है, वो है u1 sin θ1। दोनों का जो एक्सेलरेशन है अलोंग y एक्सिस दोनों का सेम है। इसका भी माइनस, इसका भी जी रहेगा नीचे की ओर माइनस, इसका भी जी रहेगा नीचे की ओर माइनस, है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि y1 बराबर y2 है, y1 बराबर क्या है भाई, y2 है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका u1y। तो u1y का मतलब क्या हो गया, u1 sin θ1 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u2 sin θ2 मल्टीप्लाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना तो भैया बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या बच जाएगा, u1 sin θ1 इज इक्वल टू बचेगा u2 sin θ2। ये वो कंडीशन है जो कोलिजन के लिए मैच करती है। इस बिना इस कंडीशन के तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, अभी रुक जाइए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये पहली कंडीशन है जो टक्कर कराएगी, तो होना ही चाहिए वरना टक्कर होगी ही नहीं। इसके अलावा एक और बात होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात क्या होनी चाहिए, देखिए मेरी बात ध्यान समझिए आप। मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल यहां पर था और एक पार्टिकल आपने यहां से फेंका। अब ये पार्टिकल यहां गिर गया और ये पार्टिकल आकर ऐसे गिर गया इस जगह पर, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट इसका y कोऑर्डिनेट और किसी इंस्टेंट इसका y कोऑर्डिनेट सेम थे, टाइम t था टाइम t, फिर भी टकराएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यह जो दूरी है ये वाली, इसकी दूरी और इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी दोनों की, इसके चला हुआ ये r1 और इसका क्या हो गया r2, वो इनके बीच की दूरी से क्या है, ज्यादा है। क्या है भाई, ज्यादा है। तो दोनों की जो रेंज है, अरे दोनों की क्या है, दोनों की जो रेंज है ना, r1 इसका और r2 इसका, दोनों की जो रेंज है उनका सम, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, यानी फर्स्ट पार्टिकल मान लीजिए और ये सेकंड पार्टिकल मान लीजिए, तो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल आपस में नहीं टकराएंगे भले उनके y कोऑर्डिनेट सेम होते, अगर r1 और r2 का सम जो है उनके बीच की डिस्टेंस x से बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, बड़ा नहीं, गलती से निकल गया, x बड़ा हो आपका r1 प्लस r2 से, तो ये पार्टिकल एक दूसरे दूरी के लिए यहाँ पे भले इनका y सेम होता फिर भी टक्कर नहीं होगी इनकी। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और दूसरे वाले पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये क्या होना चाहिए, इनका सम जो होना चाहिए या तो ज्यादा हो उनके बीच की दूरी से, या कम से कम उनके बराबर तो हो ही, तभी वो आपस में टकराएंगे वरना नहीं टकराएंगे। तो ये भी शर्त है। तो ये पहली शर्त है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो आप भूल जाओ। और सेकंड कंडीशन क्या है भाई, सेकंड जो कंडीशन रहेगी आपकी, r1 प्लस r2, ये तो बड़े हो मिलाकर, ये कम से कम बराबर तो हो ही किसके, उनके बीच की दूरी x के। तो हम मान लेते हैं जो इनके बीच की दूरी है, फर्स्ट पार्टिकल, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्टिकल है, ये a और ये मान लेते हैं b। तो x क्या है, AB के बराबर, यानी AB क्या है भाई, कैपिटल X मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। तो जो इसकी रेंज आनी चाहिए थी और जो इसकी रेंज आनी चाहिए थी, उन दोनों का सम अगर कैपिटल X से बड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहीं पर टकरा जाएंगे बीच में। मान लेते जस्ट बराबर हुआ तो दोनों मोशन करते हुए आएंगे और फिर बिल्कुल यहाँ पर आकर टकराएंगे इस जगह पर आपस में, है बिल्कुल बराबर होता। जैसे मान लिया r1 प्लस r2 क्या होता है, जस्ट इक्वल होता है x के, फिर क्या होता, ये इस तरह से टकराते हैं, है ना। ये तो कंडीशन हो गई जब बड़ा है तब के लिए। अगर r1 प्लस r2 का सम बड़ा है x से, तो ये कंडीशन होगी पहले टकरा जाएंगे, वैसे गिरने से पहले टकरा जाएंगे। और जस्ट अगर r1 प्लस r2 बराबर x होता, मान लेते हैं ये कंडीशन होती, तो इसमें कैसे टकराते हैं भाई, तो इसमें ये ऐसे टकराते हैं, कैसे, इस तरह से। एक पार्टिकल आता है ऐसा यहाँ पर गिरता और दूसरा वाला आता है जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों आकर टकराते हैं जमीन पे, जस्ट इस जगह पे, ठीक है।
तो ये शर्त भी है, सेकंड कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए। R1 R2 क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बोथ पार्टिकल्स। R1 R2 क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंजेस है। तो R1 क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। R2 क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेकेंड पार्टिकल। ये है भाई आपके पास बात। तो R1 R2 आपके इस तरह से ये चीजें बता रहे हैं, और x क्या है? दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। भाई बात आपको समझ में आ गई होगी। दो कंडीशन है आपके सामने टक्कर के, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, नोट कर लें। अब इस पे कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या कर लेते हैं भाई? न्यूमेरिकल्स। आइए कर लेते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं वो भी देख लो। अच्छा, इस चीज को मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूं, अगर आप चाहो तो। छोटी सी बात है, उसको भी समझ लेते हैं फटाफट, ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको तो हम देते हैं मिटा। सेकेंड कंडीशन तो फॉलो होगी उस केस में भी, ठीक है। सेम बात को हम इस तरह से भी समझ सकते थे। इसी बात को अगर हम समझना चाहें कि भैया एक और तरीका समझाओ सर, इसमें मजा कम आया, नहीं आया समझ में, देखो। तो सेम बात को एक और तरीके से समझाता हूं आपको भी। ये सारी बातें तो एज इट इज रहेंगी, जैसे मैंने बना रखा है फिगर। ये तो फिगर में तो कोई चेंज आपको करना ही नहीं है, यही सब कुछ फिगर है एज इट इज, ठीक है। अब इसको मैं देता हूं हटा, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इनकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये टी हटाओ, यहां से टी हटाओ, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। अब आप ध्यान से देखो, भाई जो इसी सेम चीज को एक और तरीके से सेकंड मेथड है समझने का। इस मेथड से देखते हैं सेम बात को। इसमें क्या है भाई? इसमें अगर हम देखें रिलेटिव वाले तरीके से, तो a12 क्या आता है? हम जानते हैं a12 आता है 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन दो प्रोजेक्टाइल्स का हमेशा 0 आएगा, क्योंकि दोनों का ही जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दो बॉडीज का अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में और सेम वैल्यू हो तो उनका रिलेटिव 0 आता है। क्यों? a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर करना, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, जब सेम ही है तो a1 तो 0 आ गया। यानी अगर मैं इसको रोक लेता हूं और इसको देखता हूं तो ये एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, अच्छी बात है। और अगर हम देखें u12 वेक्टर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें भाई? u12 वेक्टर हम जानते हैं वो होता है u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, होता है कि नहीं होता? तो u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अगर हम करते हैं तो माइनस u2 वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? माइनस u2 वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको हटा दो यहां से और समझो बात को। तो अगर देखें माइनस u2 वेक्टर तो रुक जाएगा। अब माइनस u2 वेक्टर भाई इस डायरेक्शन में है, ये आपका है माइनस u2 वेक्टर, है कि नहीं? तो जैसे ये कंपोनेंट आया था आपका u2 cos थीटा, तो ये भी कंपोनेंट क्या आएगा? u2 cos थीटा 2 तो आएगा। अरे एंगल तो भी बनेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसे नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? u2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया, क्यों? इसमें माइनस लगा हुआ है, आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अरे ध्यान रहे एक बात, बड़े तरह समझ लो इस बात को कि अगर माइनस u2 वेक्टर का मॉड निकालना हो, वैल्यू निकालनी हो तो वो u2 ही आएगी, और u2 वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तब भी वो u2 ही आएगी। यानी वेक्टर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और ये जो लिखा है ये वैल्यू है। अरे ये क्या है भाई? ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो रुक गया, इसकी नेट वेलोसिटी क्या आ गई? 0, ठीक है। नेट वेलोसिटी 0 हो गई। जो आपने इसमें किया वही आप यहां कर दो, वही आप यहां कर दो भाई, सीधे सीधे खत्म कहानी, ठीक है। इसको साफ साफ बनाता हूं पहले फिगर में। ये आपका u1 sin थीटा 1 था, और ये क्या था भाई? u1 cos थीटा 1। अब देखिए माइनस u2 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो माइनस u2 ऐसे तो ऐड होगा, ये हो गया आपका माइनस u2 वेक्टर। क्या हो गया भाई? माइनस, तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसा जो क्या हो जाएगा? u2 sin थीटा 2, और एक कंपोनेंट आएगा आपका इधर, ये क्या हो जाएगा? u2 cos थीटा 2, है कि नहीं?
तो अब आपके पास कितनी वेलोसिटी है? 4, 1 2 3 4, इनके तो कंपोनेंट कर लिया आपने। जिसके आप कंपोनेंट कर दोगे उनको आप कभी देखोगे नहीं, ठीक है। तो u1 वेक्टर और u2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, अगर वो उसी लाइन पर आ जाए, भाई u1 वेक्टर और u2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उसी लाइन पर आ जाए जिस लाइन पर दोनों पार्टिकल्स हैं, जो लाइन उन पार्टिकल्स को मिला रही है, तभी तो टकराएंगे। अगर ये इसका और इसका रिजल्टेंट फर्स्ट पार्टिकल को इस डायरेक्शन में चला दे तो सीधा जाएगा और टकरा जाएगा इससे। और मान लो इसका और इसका रिजल्टेंट आपका तिरछा यहां आ जाए इस डायरेक्शन में, तो किधर चलेगा? इधर चलेगा। क्यों? इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसके लिए ये एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा, तो डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं वेलोसिटी की। अब मान लीजिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, इसकी और इसका जो रिजल्टेंट आया वो इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा ऐसा, और वो वहां पे रुका हुआ है तो कभी टक्कर नहीं होगी। तो टक्कर के लिए क्या होना चाहिए? ये एक और मेथड है, इसमें क्या रखोगे नोट में? इफ relative velocity u12 vector is along the line joining the two particles, then they will collide। यहां पे सर इफ r1 प्लस r2 बड़ा या बराबर हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे, जहां पर x क्या थी? इन दोनों के बीच की दूरी थी। अब आप ध्यान से देखो, ये तो गया है रुक, ये तो रुक गया ना, ये तो अपने जगह पे रुका हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है। इसी फिगर को मैं दोबारा से आपको सामने जहां पे साफ साफ बनाता हूं, इसमें बहुत ज्यादा बातें लिख दी है मैंने, देखिए कैसा 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 क्या कह रहा हूं मैं। अब अगर इसको मैं यहाँ पर ऐसा बनाता हूं, ये रुका हुआ है अपनी जगह पर चुपचाप, और इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो है u1 वेक्टर और एक है इसके पास माइनस u2 वेक्टर, है ना भाई? एक क्या है इसके पास? माइनस u2 वेक्टर, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ऐसा। भाई इन दोनों का मैंने क्या बना दिया? इन दोनों का मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, और जो हमें रिजल्टेंट मिला वो मिल गया इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे u12 वेक्टर। तो u12 वेक्टर अगर उसी लाइन पे आ जाए, किस लाइन पे? जिस लाइन पे दोनों पार्टिकल्स रखे हैं आमने सामने, तभी तो टकराएगा, अभी जाके टकरा जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जीरो। तो एक बार अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में आ गई तो एक्सेलरेशन तो जीरो है ही इसका, तो ये वेलोसिटी ना तो अपनी वैल्यू बदल सकती है ना अपने डायरेक्शन जाके टकरा जाएगी इससे, है ना? बस ये शर्त है कि इससे पहले रुकना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया है, अभी रुकेगा भी नहीं, ये जाके टकराएगा इससे। तो इस तरह से भी बात समझ सकते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो ये u12 इस डायरेक्शन में कब आती? देखिए u1 का कंपोनेंट यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, ऐसे u2 का कंपोनेंट यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, ये तो खत्म हो गया खुद, इन्हें हटा दो यहाँ से। कंपोनेंट करने के बाद भाई किसी चीज के मैंने दो टुकड़े कर दिए तो वो चीज थोड़ी बची, अब टुकड़े बचे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, फिर दो टुकड़े यहाँ पर। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो भाई दोनों टुकड़े ये तो बचेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो फिर दो वेलोसिटी बचेंगे, दोनों इसके अलॉन्ग है, तो भाई u12 वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं भाई? तो इस कंडीशन में क्या आएगी बात? u1 sin θ1 बराबर क्या आएगा? u2 sin θ2। तो वही तो बात आ गई यहाँ पर भी। तो चाहे तो आप इस तरीके से समझ लो, और चाहे इससे पहले वाले तरीके से, बात यही निकल कर आएगी कि दोनों के जो y कंपोनेंट है वो क्या होने चाहिए? बराबर होने ही चाहिए। चलिए आप कर लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल। क्या कर लेते हैं भाई? न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है? तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है कि मान लो यहां पर एक वेलोसिटी है आपके पास, ये एंगल है आपका 37 डिग्री का। कितने का? 37 डिग्री का। और ये वेलोसिटी आपकी मान ली 20 मीटर पर सेकेंड है ना? और आपने यहां से एक पार्टिकल फेंका है 45 डिग्री के एंगल पर, इसकी वेलोसिटी u है। कितनी है? u। तो अब देखिए क्या, अब ये डिस्टेंस भी कुछ ले लेते हैं अपन। ये डिस्टेंस मैंने मान ली
ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना 50 मीटर। क्या मान लिया भाई मैंने इसको 50 मीटर मान लिया। ठीक है, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल क्या है भाई, ये पार्टिकल है आपका बी। तो आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ u so that both particle will collide to each other and also find the time at which they collide। ये है आपको क्वेश्चन समझ गए भैया, कि आपको बतानी है इस u की वैल्यू जिसके लिए कोलिजन होगा, और दूसरी बात जब कोलिजन होगा तो किस टाइम पर होगा। ये t बराबर 0 है यहां पर भी और ये t बराबर 0 है यहां पर भी। तो स्टार्टिंग में दोनों इनिशियल टाइम दोनों का ही 0 था, एक साथ ही दोनों को हमने फेंका है। तो कैसे करेंगे भाई, अभी मैंने आपको बताई थी शर्त क्या थी, आपको ध्यान है, कर लेते हैं सॉल्यूशन फटाफट। चलिए, शर्त में मैंने कहा था दोनों के जो y कंपोनेंट है बराबर आने चाहिए, है ना। तो शर्त ये थी u1 sin θ1 बराबर u2 sin θ2। टक्कर हो रही है तो हो गई होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। u1 कितना है 20, sin θ1 sin 37, sin 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5। u2 कितना है पता नहीं, अरे u2 u है, u2 कितना है u मल्टीप्लाई 3/2 कितना है 45 डिग्री sin 45 डिग्री 3/5 इसकी वैल्यू होती है। इधर u मल्टीप्लाई sin 45 1/√2, 1/√2। u लिखा है 4 नहीं है भैया, ये क्या है u है। 5 4 जा तो 4 3 जा 12/√2 आ गया आपका u निकल आया, पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर भैया किस टाइम पे टकराएंगे, ये किस टाइम पर टकराएंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूं बेटा, बिल्कुल आसान था, कुछ करना ही था, पहला तो बिल्कुल इजीली निकल आया। अब दूसरे में क्या है, टाइम निकालना है। तो हम मान लेते हैं टाइम टी पर दोनों टकराएंगे। किस पर टकराएंगे भाई, टाइम टी पर दोनों टकराएंगे। तो चाहो तो आप इसको रोक लो यहीं के और इसको इसके पास लगाने दो, या फिर दोनों को चलाओ और दोनों की जो डिस्टेंस कवर्ड है 50 के बराबर दिखा, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। तो हम चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इसको हम रोक लेते हैं अपनी जगह पर। अब इसे हमने क्या किया, इसको रोक लिया इसकी जगह पर। इसका जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा देखिए 12√2 आ गया, ये अरे आ गया कि नहीं आएगा 12√2। तो 12√2 आएगा तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 12√2, इसकी वैल्यू आ गई 12√2। यू की वैल्यू क्या आ गई भाई 12√2 आ गई, तो निकाल दिया ना हमने अभी। तो 12√2 cos 45 करेंगे, 12√2 cos 45 करूंगा तो 12√2 मल्टीप्लाई 1/√2 cos 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2, तो 12 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये तो आपका 12 आ ही रहा था पहले से अभी, क्यों 20 इंटू साइन 37 तो 12 आ गया था। और देखिए ये वाला कितना आएगा, ये आएगा 20 इंटू cos 37, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, cos 37 की वैल्यू होती है भाई कितनी, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो 20 इंटू 4/5 16 आ जाएगा, 20 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा 16। तो ये कंपोनेंट आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया 12। ये दोनों बराबर थी, इसे तो निकाला है मैंने, ये दोनों बराबर आ गए। अब देखिए क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट देखें तो इसका 12 है, 12 मीटर पर सेकेंड की तो है, और इसका देखें तो इसका है 16 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ए और ये हो गया 20 और ये बी था, फिर दोनों को ही लिख दिया गया। ये बी है भाई, ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। भाई तो भूल जाओ,
अरे टकराएंगे सामने से, ये इसके पास जाएगा तभी तो टकराएगा, है कि नहीं? तो ये इसके पास जा रहा है टकराने के लिए। अब आप क्या करोगे, आप निकाल दो VAB वेक्टर। VAB कैसे निकलेगा, इसमें -12 इधर कर दो और -12 इधर कर दो। अरे 12 इधर ऐड कर दोगे तो रुक जाएगा अपने आप ही, इसमें 12 ऐड करोगे तो जुड़ जाएगा, तो 16 + 12 आ जाएगा ये VAB। वेक्टर फॉर्म में करके दिखाऊं, -12 i कैप ये +16, समझ गए कैसे क्या है? नहीं समझे तो एक बार देख लो ऊपर। अगर VA वेक्टर देखें तो VA वेक्टर आपका आएगा भाई 16 i कैप, और जो VB वेक्टर है ये आपका आ जाएगा -12 i कैप, माइनस इस तरफ है इसलिए। तो VAB वेक्टर क्या होता है, VAB वेक्टर आपका होता है VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 16 i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 i कैप 28 i कैप। तो VAB i कैप डायरेक्शन होगी, 28 वैल्यू हो गई, तो VAB कितना आएगा, 28 लिखा था मैंने, 28 आएगा। डिस्टेंस क्या चल रही है, डिस्टेंस आपने मानी थी 50, अभी बता मैंने क्या मानी थी भाई, 50। देखो टाइम क्या आएगा, अभी तो रुका हुआ है ना, जब ये रुका हुआ है केवल ये चल रहा है, अभी दोनों चल रहे थे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने A को कर दिया 28 की स्पीड से, तो B गया रुक, इसकी वेलोसिटी क्या हुई 0, और ये कौन है A, ये कौन है B, चलना कितना है, चलना है 50 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड से कितना चलना है भाई, चलना है आपको 50 मीटर। कितना चलना है, चलना है आपको 50 मीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा, अभी तो रुका हुआ है, ये चल रहा है, इसके पास पहुंचेगा तो 50 मीटर कवर करेगा, जाहिर सी बात है। और 50 मीटर कवर करेगा कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये आपकी VAB है, जब B रुक गया इसका मतलब ये VAB है। टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा भैया 50 डिस्टेंस अपॉन में 28, यही आपका आंसर है सेकेंड। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 25/14 सेकेंड, बस। तो भैया इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, कंडीशंस ऑफ कोलिजन। क्लियर हो गई बात? तो ये थी भाई आज की बात, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स। आपको ध्यान रखना है, दो वापस से मैं एक बार हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। दो प्रोजेक्टाइल्स का जो रिलेटिव मोशन होता है उसमें दोनों प्रोजेक्टाइल की रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आती, नोट कर लो इसको ध्यान से। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 0, और जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो रहती है कांस्टेंट, समय के साथ बदलती नहीं है। उनका जो मोशन है एक दूसरे के लिए वो होता है स्ट्रेट लाइन पर। ग्राउंड के लिए दोनों ही पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है, जबकि एक दूसरे के लिए स्ट्रेट पाथ पर मूव करती हैं। कौन से पाथ पर मूव करती हैं भाई, स्ट्रेट पाथ पर मूव करती हैं। और कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स जो होता है उसमें दोनों के अगर y कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी है अगर वो सेम आएंगी तो दोनों टकराएंगे। और शर्त एक और है, जो इनकी रेंजेस हैं वो इनकी बीच की दूरी, जो इनकी रेंज है उनका सम इसकी बीच की दूरी से या तो ज्यादा हो या कम से कम बराबर तो हो ही, तभी टक्कर होती है। तो क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया है, इसको आप देख लें। अब इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। आई होप आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ, कुछ और कहानी लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।